रांची में लव जिहाद केस के आरोपी रंजीत कोहली उर्फ रकीबुल हसन का पूरा राज अभी तक सामने नहीं आया है। अदालत ने रंजीत को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है, लेकिन माना यही जा रहा है कि आज रांची पुलिस रंजीत की कस्टडी मांग सकती है। इस बीच खबर यह भी आ रही है कि पुलिस रंजीत का नार्को टेस्ट भी करा सकती है। रंजीत कोहली या फिर रकीबुल हसन, अभी तक इस रहस्य पर से पर्दा नहीं उठ पाया है कि आखिर ये शख्स है कौन। पुलिस को इस सवाल का जवाब ढूंढना है, लेकिन रंजीत उर्फ रकीबुल भी अदालत और पुलिस के खेल का मंजा हुआ खिलाड़ी मालूम पड़ता है। और शायद इसीलिए जब वो सवाल उसके सामने उठे तो जवाब में उसने उल्टे तारा शाहदेव पर आरोप मढ़ दिए। दंगा कराना चाहती इस तरह से हिंदू मुसलमान के बीच में। आप बचाइए देश को और इसे घरेलू तक ही सीमित रखिए आप लोग। रकीबुल का दावा है कि उसने तारा के साथ पहले शादी की और फिर निकाह। इस पर भी रंजीत उर्फ रकीबुल शक के घेरे में है। मुस्लिम धर्म गुरुओं के मुताबिक बिना इस्लाम कबूल किए कोई काजी निकाह पढ़वा ही नहीं सकता। बगैर इस्लाम धर्म को कबूल किए हुए कोई अगर निकाह करता है तो वो निकाह नहीं हुआ। इस्लामी धर्म के मुताबिक वो निकाह कबूल नहीं है और उस निकाह का कोई एग्जिस्टेंस भी नहीं है। मेरे यहाँ इस तरह का कोई निकाह नहीं होता है, न इस तरह का निकाह मैं पढ़ाता हूँ और न मैंने पढ़ाया है, न आइंदा पढ़ाने का इरादा है। पुलिस को इस सवाल का जवाब भी ढूंढना है कि आखिर इतने कम वक्त में रकीबुल उर्फ रंजीत के पास अकूत दौलत कहां से आई। कहने को वो बिजनेस करता है और एक NGO चलाता है, लेकिन आखिर किस बिजनेस में वो 4 साल के भीतर करोड़ों में खेलने लगा। कहीं रकीबुल हवाला कारोबारी या फिर सेक्स रैकेट तो नहीं चलाता। इन सारे सवालों का जवाब ढूंढने के लिए रांची पुलिस रकीबुल उर्फ रंजीत का नार्को टेस्ट भी करवा सकती है। जैसा इसका स्टेटमेंट है उसके हिसाब से जो कुछ भी होगा स्टेटमेंट में, उसमें हर पहलू पे हम लोग जांच जरूर करेंगे। नार्को एनालिसिस टेस्ट अगर रिक्वायर्ड हुआ तो जरूरत पड़े तो जरूर करेंगे। रंजीत कोहली उर्फ रकीबुल और उसकी मां की पेशी रांची के CJM अदालत में हुई, जहां अदालत ने इन दोनों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। हालांकि पुलिस का रिमांड नहीं मांगना हैरत पैदा करता है, मगर पुलिस सूत्रों की माने तो आने वाले दिनों में रकीबुल और उसकी मां का नार्को टेस्ट हो सकता है। इस रहस्य के साथ आरोपों की तमाम कड़ियां और भी जुड़ रही हैं। जैसा कि तारा शाहदेव का आरोप है, रकीबुल का मिलना जुलना न सिर्फ रांची के रसूखदार लोगों से था, बल्कि उसके तार तमाम अवैध कामों से जुड़े थे। क्या ये गैर कानूनी नहीं है? आप किसी कोर्ट के फाइल जो किसी जज के अंदर है वो फाइल आप घर किसी के लिए आते हो, उसका जेरोक्स करके कोई मंत्री आता है सुरेश पासवान जैसा और उस फाइल को लेके चला जाता है, फिर उसे कोर्ट खुलने से पहले रख दिया जाता है। क्या ये एक आम केस है? आम आदमी है, नोट के मतलब बैग भर के पैसे कहाँ से आते हैं? कौन सा कंपनी है ये जो ऐसे कैश करता है और फिर वो पैसे इन्वेलप में भर के दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई जैसे बड़े बड़े शहरों हम सब जानते हैं। क्या ये एक आम केस है? इन सारे रहस्यों से पर्दा तभी उठेगा जब रांची पुलिस रकीबुल उर्फ रंजीत की रिमांड लेगी और उससे नए सिरे से पूछताछ करेगी। कुमार अभिषेक के साथ धनवीर सिन्हा, रांची आज तक। नेशनल शूटर तारा शाहदेव, जिन्होंने तमाम आरोप लगाए हैं अपने पति रकीबुल पर, इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही हैं। तारा, आपसे जानना चाहेंगे, आपका एक बयान मैं सुन रही थी, उसमें आपने कहा कि ये कोई आम केस नहीं है। क्यों आप ये ऐसा कह रही हैं कि आम केस नहीं है? कौन से ऐसे वो राज है रकीबुल उर्फ रंजीत के बारे में जो आप जानती हैं? मैम, जैसा सारी बातें अब सामने खुल के आ रही हैं, जैसा पुलिस वाले ये बोल रहे हैं कि एक पति पत्नी का मामला है, मैंने आपको बताया तो ठीक है, मैं आपके सामने थी तो वो इंसान पहली बात भागा क्यों? और भागने में सबसे बड़ी बात वो जज लोग उनकी मदद करते हैं। और फिर यहाँ पे जो बातें अब सामने आ रही है, पहले वो इंसान खुद को सच्चा सिख कहता है, फिर रकीबुल खान बोलता है कि हाँ मैं नमाज पढ़ता हूँ, फिर मानता है कि मैं रकीबुल खान हूँ। जो मंत्रियों के नाम आ रहे हैं, जैसे हाजी हुसैन अंसारी साहब, इंदर सिंह नामधारी, सुरेश पासवान, CGM, DSP गढ़वा, नगर उटारी, पता नहीं ये लोग जितने लोग भी जुड़े हुए इस मामले से, तो क्यों इनकी कोई पूछताछ नहीं हो रही है? जो पैसे आते थे वो आखिर कहाँ से आते थे? क्या ये लोग करते हैं? क्यों ये लोग, कैसे ये लोग कानून व्यवस्था को इस तरीके से खेल सकते हैं कि कोई भी कोर्ट का कॉन्फिडेंशियल फाइल आप घर ले आते हो निकाल के, फिर उसे जेरोक्स करा के कोर्ट खुलने से पहले रखा दिया जाता है। कई लड़कियां अब भी इस बात से जुड़ी हुई है जिन्हें ये लोग अपने चाल में फंसा रहे हैं और उन्हें भी वही झांसा दे के वही तरीके से रखा गया है। और ये जब मुझे मारता था तो ये भी कहता था ना तुम पहली हो ना आखिरी हो। मतलब ये बहुत से लोग हैं
सिर्फ इसे सजा देने से तो ये होता है ना कि आप उन कॉन्ट्रैक्ट्स को छोड़ रहे हो, तो इनकी ताकत तो बनी रह जाएगी ना फिर। तारा, अब इस मामले में रंजीत का नार्को टेस्ट कराने की बात कही जा रही है। जिस तरह से कार्रवाई पूरी आगे बढ़ रही है, तफ्तीश की जा रही है, क्या आप उससे संतुष्ट हैं? जी, जो बातें हो रही है और जो बातें सामने आ रही है, जिस तरह के स्टेटमेंट्स आ रहे हैं सबकी तरफ से, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि जो झारखंड सरकार है या फिर यहाँ के लोग हैं वो क्यों सीबीआई जांच नहीं होने दे रहे, क्योंकि बहुत से लोग इससे जुड़े हैं। आज बात सिर्फ एक बेटी की नहीं है, आज पूरे देश की कई बेटियों के साथ ऐसा हो चुका और आगे भी होता रहेगा। जो लोग इन्हें इस हद तक छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, इस केस को एक आम केस बनाने में लगे हुए हैं, तो क्या ये रखता है कि कल फिर किसी लड़की के साथ होगा? अब तो कोई लड़की दोबारा कभी हिम्मत भी नहीं करेगी इंसाफ मांगने की, क्योंकि वो जो हाल चल रहा है इस हाल में कोई कैसे इंसाफ की उम्मीद कर पाएगा कि हमें इंसाफ मिलेगा। लेकिन तारा, जिस तरह से आपने अपनी बातें बताई हैं, मीडिया के सामने भी आप आई, तमाम वो चीज़ें आपने रकीबुल और रंजीत के बारे में कही, जिससे ये आप कह रही हैं कि ये आम केस नहीं है, उसके तार बहुत हाई प्रोफाइल लोगों से जुड़े हुए हैं। लेकिन एक और तथ्य भी है, किस तरह से रकीबुल आम से अरबपति बन गया, किस तरह से उसके तार शायद सेक्स रैकेट और या फिर दूसरे तमाम तरह के अनैतिक कामों से जुड़े हो सकते हैं। क्या उस बारे में आप कुछ जानकारी दे पाएंगे? जी, मैंने जैसा आप लोगों को बताया, जो लड़कियां आती थी और अब कई बातें सामने आ रही कि ये शादी भी इसने पहली बार ऐसी कोई शादी नहीं की है, पहले भी इसके कई शादी हो चुके हैं, जो बहुत सी चीज़ें अब सामने खुल के आ रही है। जब देश पे ये बात फैली तो बहुत जगह से ये सारी बातें सामने आने लगी कि इसको बहुत जगह पे देखा गया है। जो होटल्स और ये जो बातें हो रही है, जो मंत्री आते थे उन्हें कहा जाता था जी इंतज़ाम हो गया है, आइए सरकार आपका काम हो गया। मतलब इस तरीके की बातें सामने आती है। ये जो कानून व्यवस्था के साथ ये लोग खेलते हैं, जो मंत्री खुद ये बयान देते हैं कि लड़कियों का रेप होना, मर जाना कौन सी बड़ी आम बात है, बच गई वही बहुत है। तो आप समझ सकते हैं कि एक लड़की का इज्जत क्या है इन लोगों की नज़र में, या कोई भी लड़की कैसे सुरक्षित मानी जाएगी इस देश में, जब इस हद तक ये लोग कोशिश कर रहे हैं। किसी भी एक लड़की जो फरियाद मांग रही है उसी को आप बोलते हो कि नहीं तुम चुप हो जाओ, तुम यहाँ से निकल जाओ, कहीं भी चली जाओ, बस किसी से कांटेक्ट मत करो। तो किस हद तक आप प्रेशर बना रहे हो। और जब मैं पीछे नहीं हटी तो यह मुझे कहा गया था कि पुलिस फाइल कमजोर कर दी जाएगी। पुलिस अगर अपने स्तर से काम करने की कोशिश भी कर रही है तो उनको इतना मजबूर किया जा रहा है, उन पे इतना दबाव बनाया जा रहा है कि किसी भी हाल में इस केस को एक आम केस बना के बस इसे बंद कर दिया जाए और कोई बात ही नहीं है इसके आगे। तारा, बहुत मुश्किल भरे दौर से आप गुजरी हैं, बहुत यातना आपने झेली है, लेकिन इस दौरान कभी भी आपको ऐसा लगा कि आपको जान का खतरा भी है? बहुत अच्छे तरीके से। मैम, आप लोगों ने मुझसे एक सवाल पूछा था कि क्यों आपको जब पहले दिन पता चल गया तो क्यों आप नहीं निकल के आई, क्यों आपने 40 दिन ये बात कही? क्योंकि उस इंसान ने मेरे पापा भैया को मार देने की धमकी दी और वो मार भी देता। उसने मुझ पे झूठा इल्ज़ाम, झूठा केस लगाने का बात कही कि अगर मैं भाग सकती थी तो वो कहता कि मुझ पे केस लदा देगा कोई भी झूठा कि तुम मेरे जेवर ये लेके भाग गई हो, अगर तुम कोशिश करती हो तो तुम्हें जला दिया जाएगा, तुम यहीं मार दी जाओगी, और उससे भी बुरा कि तुम सोच भी नहीं सकती हो तुम्हें कहाँ बेच दिया जाएगा। तो मैम, कोई भी लड़की अपने आप को मैं बचाना चाहती थी किसी भी हाल में। जब ये क्या कह रहे, जब मैं बेच दी जाती तब मैं आपके सामने आ पाती, या मुझे मार दिया जाता तब मैं आवाज़ उठाती। आज मैं जिंदा हूँ इसीलिए तो आप लोगों से ये बातें बोल पा रही हूँ।